हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 9.3 के सवालों को हल करेंगे। एक्सरसाइज 9.3 के कुछ सवालों को हमने पिछले वीडियो में हल किया था। आज बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक के जितने भी सवाल हैं वो सारे एक ही प्रोसेस से बनेंगे। दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात करें। देखिए, एक होता है व्यापक हल और एक होता है विशिष्ट हल। व्यापक हल में क्या होता है कि जो भी अवकल समीकरण दिया रहता है उसका हम लोग समाकलन करते हैं और एक समाकलन स्थिरांक c जोड़ देते हैं। लेकिन जो व्यापक हल होता है उसमें c आपको दिखाई पड़ता है, c दिखता रहता है। लेकिन किसी भी अवकल समीकरण का यदि आप विशिष्ट हल निकालना चाहते हैं तो उसमें c आपको दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। c का मान निकाल के और उसमें रख दिया जाता है, यानी c नहीं दिखना चाहिए, आपको स्थिरांक नहीं दिखना चाहिए। तो 11 से लेकर सवाल नंबर 14 तक के सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक ही तरीके से हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और इन प्रतिबंधों को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल निकालना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरीके से सवाल दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx का मान निकाल देंगे। तो dy बाई dx का मान हो जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। उसके बाद ये जो dx है इसको भी इधर ले लेंगे, dy बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स बाई, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 1, इन दोनों में 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 dx हो जाएगा। फिर 2x क्यूब प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। और ये हो गया dy। दोनों तरफ समाकलन करने पर लिखेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर दोनों तरफ हम लोग समाकलन करेंगे तो इधर हमारा आ जाएगा y, लेकिन इधर समाकलन करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसका यूज करना पड़ेगा। अब हमको इसका समाकलन करना है, इसका तो हो गया, इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा वो देखिए, 2x क्यूब प्लस एक्स बाई, यहाँ पे एक चीज गलती है, यहाँ पे स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है। बुक में थोड़ा सा देख लीजिएगा, गलती से हमने 3 लिखा था, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका हमको समाकलन करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर को हम लोग इस तरह लिखेंगे, आंशिक भिन्नों में बांट देंगे। तो आंशिक भिन्न में बांटेंगे तो ये हो जाएगा a बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये लाइन समझ आई है। जो हमारा समाकलन करने के लिए दिया गया है उसको हमने आंशिक भिन्नों में बांट दिया है। तो आंशिक भिन्नों में बांटने के लिए हमने क्या किया है, a बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसलिए क्योंकि यह जो है एक क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है, इसलिए। अब हम लोग ए बी और सी का मान निकालेंगे, वापस यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। नीचे आ जाएगा x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू ए
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन ले लें, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इन दोनों में बी कॉमन ले लीजिए, बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इसमें हम लोग सी कॉमन ले लें तो सी एक्स प्लस 1। ये बात समझ आ गई, नीचे आपको दिख रहा है ना साफ से, देख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह अगर हम लोग -1 रख दे दोनों तरफ, x की जगह -1 रख दे तो x की जगह -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और यह भी 0 हो जाएगा, केवल ये वाला टर्म जो है ये हमारे पास बच जाएगा। तो लिखेंगे, देखिए हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस सी एक्स प्लस 1। x इज इक्वल टू -1 रखने पर, x इज इक्वल टू -1 रखने पर, x इज इक्वल टू -1 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे रखना है, इधर भी x इज इक्वल टू -1 रख लेंगे और इधर भी जहां जहां x है वहां वहां -1 रख लेंगे। ठीक है, तो इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 इज इक्वल टू, इधर रखा जाएगा तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो वो +1 हो जाएगा, +1 + 1 2a, यहाँ पे -1 रखा जाएगा तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पे -1 रखा जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, केवल यह वाला टर्म जो है बच जाएगा। तो बचेगा a -1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 -1, इधर हो जाएगा a और 2 यानी 2a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/2, a का मान निकल गया हमको, a का मान कितना मिल गया हमको 1/2। अब हमको b और c का मान निकालना है तो हम लोग लिखेंगे b और c का मान निकालने के लिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, एक्स स्क्वायर तुलना करने पर तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की जो हम लोग तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 और यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर का गुणांक ले लें तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ए प्लस बी, थोड़ा सा आप चाहे तो हल कर लीजिए इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1। ठीक है, ए कॉमन ले लीजिए, नहीं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी और एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा बी प्लस सी और ये हो जाएगा ए प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स के गुणांकों की तुलना करेंगे तो बी प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर इधर एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक क्या है 2 और इधर एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक है ए प्लस बी, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, a का मान हमको 1/2 मिला हुआ है, रख देते हैं तो b का मान कितना आ जाएगा 2 - 1/2 यानी 4 - 1 3/2, यानी b का मान कितना आ गया, b का मान आ गया 3/2। अब x के गुणांक की तुलना करने पर, x के गुणांक की तुलना करेंगे हम लोग, तो x के गुणांक की तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देख लीजिए यहाँ पे देखिए b प्लस सी है और x का गुणांक 1 है, तो b प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 1, b का मान 3/2 मिला है हमको, c का मान यहाँ से निकाल लेते हैं 1 - 3/2, 2 - 3 यानी -1/2, c का मान कितना मिल गया -1/2। अब इन सारे मानों को इस समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाए, a b c का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रख देंगे ए बी सी का मान। समीकरण 1 यही ना है हमारे पास, तो रख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स बाई, ये चीज लिख रहे हैं, x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर ए का मान कितना मिला है 1/2, तो 1/2 और ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस बी का मान कितना मिला है 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2x प्लस सी का मान -1/2, तो माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लाइन समझ आई है कि नहीं। अब इसको क्या किया जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 1/2, ये जो है इसका मान किसके समाकलन जब हम करेंगे, दोनों साइड समाकलन कर देंगे, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ समाकलन कर दिया जाए। देखिए इस पूरे का मान किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर, तो हम लोग यहाँ पे y रख लेते हैं, ये पूरा y के बराबर हो गया, और यहाँ 1/2 समाकलन ऑफ 1/x प्लस 1, ये लाइन समझ आई है। उसके बाद इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 1/2 और उसके नीचे आ जाएगा, या ऐसा करते हैं ये जो 2 है ना वो नीचे ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका हमको समाकलन करना है। अब इसका समाकलन हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया y इज इक्वल टू 1/2 लॉग x प्लस 1, ये लाइन समझ आ रही है। अब इसका समाकलन करना है तो इसको पहले हम लोग अलग अलग कर लेंगे, तो अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x/2 x/x स्क्वायर प्लस 1 माइनस, इसका समाकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये जो 2 जो था ना ये तो दोनों के साथ रहेगा, इसके साथ भी रहेगा और इसके साथ भी रहेगा, यहाँ हो जाएगा dx/x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये y इज इक्वल टू 1/2 लॉग x प्लस 1 प्लस 3/2, इसका देखिए अगर x स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग t मान लें, तो x स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम लोग t मान लेंगे तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा 2x, और जब रखेंगे dx की जगह पर ये हो जाएगा dx, यह भी हो जाएगा dx, ठीक। तो ये हो जाएगा, कहाँ माना जाए यहाँ पे, लेट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, ठीक है। ये जाएगा 2x इज इक्वल टू dt बाई dx, तो dx इज इक्वल टू dt बाई 2x, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे, dx की जगह dt, या रुके, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx की जगह dt बाई 2x, 2 और x कैंसिल, और इसको तो हमने t मान लिया है, ठीक है, तो इसको हम लोग t लिख लेंगे, प्लस नहीं माइनस 1/2 लॉग, ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा लॉग नहीं dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका अपन ए का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ए की जगह 1 है, ठीक है। तो ये क्या है y इज इक्वल टू 1/2 लॉग x प्लस 1 प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा तो 3/4 और dt बाई टी लॉग t हमने किसको माना था एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। अब हमको c का मान निकालना है। विशिष्ट हल में यही होता है कि आपको c नहीं दिखना चाहिए आंसर में, c की जगह पे कोई नंबर लिखना पड़ेगा, तो c की जगह हम लोग कौन सा नंबर लिखेंगे, c का मान निकालना पड़ेगा। और शर्त हमारे लिए क्या दिया है, यदि x की जगह हम लोग 0 रखते हैं तो y का मान कितना रख लेना है 1, तो अगर हम x की जगह 0 रख लें तो y का मान कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग x की जगह हमने क्या लेना है, x की जगह हमको रख लेना है
0, तो यहाँ पे हो जाएगा log 1 प्लस 3/4 log 1 माइनस tan इनवर्स 0 प्लस c। ठीक है, तो tan इनवर्स 0 जो है यहाँ देखिए 1 log 1 का भी मान 0, फिर log 1 का मान 0, tan इनवर्स 0 का भी मान 0 ही रख लीजिए और प्लस c, यानी c का मान कितना आ गया, c का मान आ गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 में c का मान हम लोग रख लेंगे। c का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में हम लोग c का मान रख लेंगे। तो c का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिखते हैं 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x और प्लस c की जगह 1। ये लाइन समझ आई है कि नहीं? हमने क्या किया है, c का मान निकाला है और c का मान हमको क्या मिल गया है 1, तो हमने c की जगह पर 1 रख दिया है। अब c की जगह पर 1 रख देंगे तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे देखिए गड़बड़ा गया, 1/2 छूट गया, यहाँ पे 1/2 ही रहेगा, बाकी तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो यहीं पे हो जा रहा है। आपका आंसर यहाँ तक भी सही है बिल्कुल। 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4, यहाँ पे 1/2 छूटा हुआ है, देख लीजिए, माइनस 1/2, ये 1/2 हमने छोड़ दिया था, वो 1/2 है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ भी सही है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की बुक से आंसर लाना चाहते हैं तब क्या करेंगे, देखिए y इज इक्वल टू, हम इसको क्या कर रहे हैं, 2 से इंटू भी कर दे रहे, 2 से डिवाइड भी कर दे रहे, तो 2 से इंटू करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1, सी का मान है 1/4, कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा log x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा लॉग है तो प्लस है तो इंटू हो जाएगा x प्लस 1 का क्यूब, पावर जो नंबर आगे है ना वो पावर बन गया है, माइनस 1/2, थोड़ा सा और सॉल्व कर दे क्या अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1/4 जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो 1/4 कॉमन ले लीजिए तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, अंदर क्या बचेगा log, ये 2 आ गए हैं तो वो स्क्वायर में चला जाएगा, तो log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो इंटू हो जाएगा x प्लस 1 का, ये जो आगे 3 था ना, क्योंकि 1/4 तो कॉमन में चला गया है। ठीक है, और माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। और आंसर क्या है, y इज इक्वल टू 1/4 log x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो अभी कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 14 तक सारे सवाल जो हैं इसी तरीके से लगाए जाएंगे, और सारे सवाल देखिए हार्ड तो नहीं कहेंगे, लंबा है, सवाल की लंबाई जो है थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन हार्ड कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 11 से लेकर 14 तक के सारे सवालों को इसी तरह से हल करना है। आगे बात समझ में, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को हल करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने 11 किया उसी तरह 12 करना है। सबसे पहले हम लोग dy/dx का मान निकाल देते हैं, तो dy/dx का मान क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है और x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक देख सकते हैं आप, क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 है, देखिए ये वाली बुक है, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy/dx इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग dy बाई dx का मान निकाल देंगे। तो dy बाई dx का मान क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब dy का मान निकालते हैं और इधर आ जाएगा dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हमको क्या करना है, दोनों तरफ जो है समाकलन करना है। दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर लेंगे। तो दोनों तरफ जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर dy और इधर हो जाएगा dx बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा। तो ये इसका समाकलन y हो जाएगा और इसका समाकलन dx बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका हम लोग खंडशः समाकलन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हम लोग करेंगे तो खंडशः समाकलन करना पड़ेगा। तो खंडशः समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देख लीजिए, ये मान नहीं रहेगा, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको हम लोग खंडशः समाकलन करेंगे तो हो जाएगा ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी बाई, यहाँ पे माइनस 1 रख देते हैं। ठीक है, माइनस 1 और ये हो जाएगा एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा, dx बाई dx नहीं रखते बल्कि 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 बाई, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए जब लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी जब लेंगे तो बी लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी लेंगे तो एक्स प्लस 1 और प्लस सी लेंगे तो x और x माइनस 1, नीचे आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, ये सारी चीजें जो होंगी कैंसिल हो जाएंगी, इधर बचा 1 और a एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स माइनस 1। ये लाइन समझ आएगी कि नहीं, देख लीजिए। अब हमको क्या करना है, इसको हम समीकरण नंबर 1 कहेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। तो ए बी सी का मान निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। जब हमने खंडशः समाकलन पढ़ा था उसमें हमने आपको बताया था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 रखने पर दोनों तरफ हम लोग x इज इक्वल टू 0 रख लेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो इधर तो 1 है, x की वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो इधर क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, एक्स की जगह हमको 0 रखना है तो ये भी 0, ये तो टोटल ही 0 ना, ये 0 नहीं होगा, ये टोटल 0, ये टोटल 0, यहाँ पे a 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1। ठीक है, यानी a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। a की वैल्यू कितनी आ गई, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब x इज इक्वल टू हम लोग यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1 रख लेते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो क्या होगा, और x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 रखने पर x इज इक्वल टू माइनस 1 दोनों तरफ रखना है, तो इधर x है ही नहीं तो 1 ही रह जाएगा 1, और इस साइड जहां जहां x है वहां वहां माइनस 1 रखना है। तो यहाँ पे अगर माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 0, यहाँ पे माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 और प्लस 1 0, यहाँ पे माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, तो बस ये वाला टर्म जो है वो आपका बच जाएगा, बाकी ये और ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमको c का मान निकल जाएगा। तो c का मान कैसे निकलेगा, c माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 2 c और इधर 1, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, c की वैल्यू 1/2 आ गई। अब x की जगह 1 रख लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 रखने पर x इज इक्वल टू जब 1 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ तो 2 हो जाएगा, और 1 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, b का मान हमको मिल जाएगा, और इधर तो 1 है 1 ही रह जाएगा क्योंकि x है नहीं इधर, तो ये 0, फिर x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये भी 0, ये बचा हुआ है b,
और 1 प्लस 1 यानी 2b, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, यानी a की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1 सॉरी 1/2, b की वैल्यू भी 1/2। a b c का मान समीकरण एक में रखने पर या रखें, ए बी सी का मान जो है हम लोग समीकरण एक में रख लेंगे। समीकरण एक हमारा ये है, ठीक है। तो हमारे पास समीकरण क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा 1/x x प्लस 1 x माइनस 1, इसी को y के बराबर लिखेंगे। इधर आ जाएगा a का मान हमने कितना मिला है -1/x, ठीक है, समाकलन। और b का मान कितना मिल जाएगा, b का मान हमको मिला है 1/2, तो ये भी हो जाएगा प्लस b की जगह 1/2, और नीचे है हमारे पास x माइनस 1, ठीक है, प्लस c का मान 1/2, तो ये भी हो गया 1/2, और नीचे है x प्लस 1। ये लाइन समझ आई है कि नहीं, ठीक है। इस चीज को हम लिखेंगे y, और इधर -1/x dx प्लस यहाँ पर dx लगाएंगे तो सारी जगह पर dx पता चला जाएगा, ठीक है। इधर ऊपर dx लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 1/2 कॉमन ले लेंगे, मतलब बाहर निकाल लेंगे, तो 1/x माइनस 1 dx प्लस इधर भी 1/2 बाहर ले लेंगे, तो 1/x प्लस 1 dx, समाकलन कर दीजिए, ये y हो गया। इधर माइनस log x, ठीक है, प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस 1/2 log x प्लस 1, अब प्लस c डैश कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे c है ना, तो कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा c है और कौन सा c डैश है। अब c डैश का मान हमको निकालना पड़ेगा, तो c डैश का मान निकालने के लिए यहाँ पे दो शर्त आपको दिया हुआ है कि अगर आपको c का मान निकालना है तो x इज इक्वल टू 2 रखिए और y इज इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू हमने रखा 0, इधर x की वैल्यू 2 यानी माइनस log 2, ठीक है, फिर प्लस 1/2 log 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 प्लस 1/2 log 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, log 2 प्लस 1 3, ठीक है, और प्लस c डैश। हमको कुल मिला के यहाँ से c डैश का मान निकालना है। log 1 का मान कितना होता है, log 1 का मान हो गया 0। अब ये हमारे पास क्या बच गया, log 2 को इधर ला दिया जाए, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2 माइनस log 3 है, 3 का पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पे आगे 1/2 है ना, तो log में जो नंबर आगे रहता है वो पावर में चेंज हो जाता है, और इज इक्वल टू c डैश, ठीक है। अब यहां से करेंगे, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, log 2 माइनस log √3, किसी का भी पावर अगर 1/2 है तो लोग अंडर रूट उसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू c डैश। c डैश का मान रखने पर यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको आंसर मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, तो आप आंसर मिला ले रहे हैं। एग्जाम में या कहीं और आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास तो आंसर शीट है नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका मतलब आंसर आ गया कि नहीं। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, आपको सी डैश या सी जो भी है, जो उसको हम लोग समाकलन स्थिरांक कहते हैं, उसका मान निकाल के वापस समीकरण में रख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, चाहे आपका एनसीईआरटी की बुक से मिले चाहे ना मिले, मिलाना भी पड़ेगा, तो उसी को आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कहीं ना कहीं मिल जाता है, ठीक है। अब सी डैश का मान, सी डैश यहाँ पे है ना, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2, सी डैश का मान समीकरण 2 में देंगे, समीकरण 2 में रखें, ये है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस log x प्लस यहाँ इसको ना दे करके इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। log 1 का मान तो 0 हो जाएगा, माइनस log x ये तो 0 हो गया,
प्लस 1/2 log 3 प्लस सी डैश। तो सी डैश का मान हम लोग कितना रख लेंगे? सी डैश का मान हमारे पास आया है log 2 माइनस log √3। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस log x, सॉरी x नहीं रहेगा यहाँ पे 2 है, 2, तो ये हो गया 2 माइनस log 2 और माइनस log 2 गड़बड़ है, यहाँ नहीं, सॉरी यहाँ पे रखते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 डालते हैं, तो ये चीज सारा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे। तो माइनस log x प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस सी डैश। तो सी डैश का मान हमारे पास कितना मिला है? सी डैश का मान यस ये है, वो रख लीजिए, प्लस log 2 माइनस log √3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस log x प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस log 2/√3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपका आंसर यहां तक भी सही है। अब इसको एनसीईआरटी की बुक से आंसर सेट से आंसर मिलाना है, तो थोड़ा सा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा आगे तक, एक दो स्टेप और सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका मिल जाएगा, लेकिन आंसर यहां तक भी आपका सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हुआ, और क्वेश्चन नंबर 13 और 14 इसी तरह आप उसको भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सवाल नंबर 15 को करेंगे, क्योंकि 13 और 14 जो सवाल है वो बिल्कुल 11 और 12 की तरह बनेंगे, तो इसलिए हमने छोड़ दिया कि वो आप खुद ट्राई करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि बना कि नहीं बना। ठीक है, अब हम लोग सवाल नंबर 15 को हल करेंगे। सवाल नंबर 15 में देखिए क्या है, बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करें जिसका अवकल समीकरण y डैश इज इक्वल टू e की पावर x sin x है। ठीक है, यह जो समीकरण है y डैश का मतलब होता है dy/dx, यानी हम लोग क्या करेंगे, y डैश की जगह पर क्या रख लेंगे, dy/dx रख लेंगे। तो हमारे पास जो dy/dx का मान होगा वो कितना हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x। ये लाइन समझ आई है आपको? आगे बढ़ गए, अब dy का मान निकालेंगे तो हो जाएगा e टू द पावर x sin x dx। ठीक है, दोनों तरफ समाकलन करेंगे, dy और इधर भी समाकलन होगा। ठीक है, इसका समाकलन y हो गया, इसका हम लोग खंडशः समाकलन करेंगे, इसको हम लोग फर्स्ट फलन मान लेंगे और इसको हम लोग सेकंड फलन मान लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट फलन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फलन माइनस इंटीग्रेशन dy/dx ऑफ फर्स्ट फलन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फलन। यही फॉर्मूला है ना, उसी पे रख लेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, फर्स्ट यानी e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin x का इंटीग्रेशन माइनस dy/dx ऑफ फर्स्ट क्या है, e टू द पावर x है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या है, sin x है। ठीक है, ये हो जाएगा e टू द पावर x, sin x का होता है माइनस cos x माइनस e के पावर x का e के पावर x ही रह जाएगा और sin x का आ जाएगा माइनस cos x। ठीक है, ये cos बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये हो गया e टू द पावर x cos x माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस e टू द पावर x cos x। समाकलन अब इसका करना है, तो ये तो हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया है, माइनस e टू द पावर x cos x प्लस समाकलन e टू द पावर x cos x। अब इसका हमको फिर से खंडशः समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है,
तो फिर से यहाँ पे खंड से समाकलन करेंगे तो ये फर्स्ट फलन हो जाएगा और यह जो है सेकंड फलन हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस फर्स्ट फलन ई टू द पावर एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फलन। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी साइन का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉस, तो ये हो गया कॉस एक्स। ठीक है, देखिए फर्स्ट फलन e टू द पावर एक्स, सॉरी फर्स्ट फलन तो e टू द पावर एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड तो कॉस का समाकलन, तो कॉस का समाकलन क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी e के पावर x का डिफरेंशिएशन अवकलन, तो e के पावर x ही रह जाएगा और फिर समाकलन ऑफ मतलब इसका इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन sin x हो गया। ठीक है, इधर हम लोग ऐसा करते हैं, इसको हम लोग y ले लेते हैं, y i इज इक्वल टू आई सर i इज इक्वल टू हाँ, तो i ले लेंगे। अब ये जो है हमारे पास किसके बराबर आ गया, इसको भी आप लिख सकते हैं i इज इक्वल टू ई टू द पावर x साइन x dx। ठीक है, जो दिया है उसको हमने y मान लिया है और कुछ नहीं। अब यहाँ भी i है, यहाँ भी i है, यहाँ भी i है। ठीक है, इसका समाकलन देखिए ये किसके बराबर आ जा रहा है i के बराबर है ना, ये i के बराबर, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे i लिख लेंगे। तो ये हो गया i इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर x कॉस x प्लस ई टू द पावर x साइन x माइनस ये क्या हो जाएगा i, इस i को इधर ला देंगे तो i पहले से ये भी i आ गया तो दोनों मिलेंगे, ऊपर लिखा जाए क्या। ठीक है, अब इस i को हम लोग इधर लाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2i और इधर क्या हो जाएगा माइनस टू द पावर x कॉस x प्लस ई टू द पावर x साइन x और बस i इज इक्वल टू, ठीक है यहाँ पर प्लस सी प्लस सी, ये हो गया i इज इक्वल टू 1/2 ई के पावर x कॉमन ले लिया जाए तो माइनस कॉस x प्लस साइन x प्लस सी। अब जो बिंदु है जहां से हमारी लाइन जो हो रही है गुजर रही है उसके लिए देखिए y को ही हमने i लिखा है, y की जगह पे हमने i लिखा है तो i की जगह पे हम y भी लिख सकते हैं, यानी हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर x माइनस कॉस x प्लस साइन x, क्योंकि i की जगह पर ही e लिखा गया था। ठीक है, अब यह जो समीकरण है किस बिंदु से होकर जा रहा है 0,0 यानी x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0, तो ये 0 हो गया, ये 1/2 e के पावर 0 cos 0, तो cos 0 का मान तो 1 हो जाता है। ठीक है, cos 0 का मान कितना हो जाता है, cos 0 का मान हो जाता है 1, तो cos 0 का 1 हो जाएगा तो ये -1 प्लस sin 0, sin 0 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और प्लस c। अब 0 ये हो गया e टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस ऑफ 1 प्लस c, यानी -1/2 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी हमको 1/2। ठीक है, c की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब ये जो समीकरण हमको मिला है इसी में हम लोग क्या करेंगे c का मान रख लेंगे, इसी को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। समीकरण एक में y का मान c का मान रखने पर
समीकरण फर्स्ट में हम लोग सी का मान रख ले। समीकरण फर्स्ट ये है हमारा, ठीक है। इसको कहा जाए तो फिर ये आई दिख जाएगा उसमें, नो इसको ना करिए, इसको करिए, ठीक है। सी का मान रख लीजिए। तो आई इज इक्वल टू या वाई इज इक्वल टू, दोनों आंसर सही। आप यहाँ आई भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं। 1/2 ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस सी की जगह 1/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है वह भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। समझ आ गई है अच्छे से, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग सवाल नंबर 16 को हल करेंगे और सवाल नंबर 16 भी वही है। इसमें भी आपको सी का मान निकालना है और सी का मान निकालने के लिए एक्स की जगह 1 वाई की जगह -1 रखना है। सी का मान निकाल के वापस फिर से समीकरण में रख देना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है एक्स वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2। हमको क्या करना है, एक्स एक्स को एक साइड, वाई वाई को एक साइड। तो हमने क्या किया, वाई ये चीज इसके नीचे आ गया, वाई प्लस 2 और dy इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई एक्स और ये हो जाएगा dx। दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए। दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y यहाँ पे +2 है तो नीचे वाले की तरह ऊपर वाले को भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऊपर वाला y है, नीचे वाला y +2 है, तो हमने क्या किया, 2 जोड़ दिया। तो 2 जोड़ेंगे तो 2 घटाना भी पड़ेगा, तो ये हो जाएगा y +2, ठीक है। इधर अलग अलग कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद इसका समाकलन कर लीजिए। इधर भी y +2 बाई y +2 माइनस 2 बाई y +2, अलग अलग समाकलन हमने कर दिया। और इसका करेंगे तो x बाई एक्स 1 हो जाएगा, यानी 1 dx का समाकलन प्लस 2 1 बाई x का समाकलन, ठीक है। तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 का ये तो कट के 1 आ जाएगा ना, ये और ये कट गया, यहाँ पे dy रहेगा, यहाँ पे भी dy रहेगा, तो dy का समाकलन केवल dy और ये हो जाएगा 2 बाहर ले लेंगे, 1 बाई y प्लस 2 dy। इधर 1 कांस्टेंट है या 1 का समाकलन x ही हो जाएगा, प्लस 2 log x प्लस c। इधर करेंगे तो y dy का समाकलन y माइनस 2 log y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 log x प्लस c। अब हमको क्या करना है, c का मान निकालना है। तो c का मान निकालने के लिए x की जगह 1 और y की जगह -1 रखना है। यह नहीं, x इज इक्वल टू 1 y नहीं लिखेंगे, यह वक्र 1, -1 से गुजरता है। अतः इसी समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे 1 और y की जगह पे -1 रख देंगे, तो इससे हमको c का मान मिल जाएगा और c का मान ला के वापस यहीं पे फिर से रख दिया जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर 1 हमने डाल दिया। तो y की जगह x की जगह क्या रखना है 1 और y की जगह -1, तो ये -1 हो गया। y की जगह हमने क्या रखा, y की जगह हमने रखा -1, 2 log y की जगह -1 प्लस 2 इज इक्वल टू x की जगह 1 प्लस 2 log x की जगह -1 प्लस c, ठीक है। ये क्या हो गया, -1 माइनस 2 log 1, ठीक, 1 प्लस ना 1 को लोग आगे कर लेंगे, मतलब माइनस को आगे कर लेंगे, तो -2 log 1 और प्लस c। एक तरह से देखा जाए तो 2 log 1 कट भी सकता है, या फिर एक तरह से ये हो सकता है कि log 1 का मान 0 हो जाता है, तो log 1 का मान आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम सेम है ना, कट भी सकता है। या log 1 का मान 0 होता है तो 0 भी उसमें काट ही दीजिए, ठीक है। ये -1, इस 1 को इधर लाएंगे, 1 इज इक्वल टू c, यानी c का मान कितना आ गया, -2। c का मान देख लीजिए कितना आ गया, c का मान हमको मिल गया -2। अब हम लोग क्या करेंगे, c का जो भी मान है उसको लाके यहाँ समीकरण नंबर 1 ये है हमारे पास,
समीकरण 1 में ला करके रख दीजिए, बस आपका सवाल हल हो गया। अब हमारा समीकरण नंबर 1 ये है, तो हो जाएगा y माइनस 2 log y प्लस 2 इज इक्वल टू, ये समीकरण लिखना है, x प्लस 2 log x प्लस c की वैल्यू आ रही है -2, ठीक है। y का मान निकाल दीजिए, y इज इक्वल टू, इन सारी चीजों को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2 log y प्लस 2 प्लस 2 log x प्लस x माइनस 2, ये हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। अब इसको इधर ला दिया जाएगा, इसको थोड़ा सा इधर ला दें तो हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस 2, और ये आगे जो नंबर स्क्वायर बन जाएगा log y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर, दोनों प्लस में है तो log कॉमन हो जाएगा और ये दोनों इनटू में हो जाएंगे, y प्लस 2 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। समझ आ गई अच्छे से, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग सवाल नंबर 17 को हल करेंगे। सवाल नंबर 17 है कि बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करें जिसके लिए किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। देखिए ये सवाल बहुत ही इजी है लेकिन कंफ्यूजन है समझने में। अगर आप इस सवाल को समझ जाएंगे तो कुछ है नहीं सवाल। सवाल में ये बोला गया है कि किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, dy बाई dx, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आंसर, किसी बिंदु x y पर रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, dy बाई dx, ठीक है। अब ये जो dy बाई dx है ये कैसा है, स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल। स्पर्श रेखा की प्रवणता ये है इसका, और y निर्देशांक यानी y का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है, यानी y dy बाई dx का गुणनफल किसके बराबर है, x के बराबर है। इतनी बात समझ आ गई आपको। सवाल को थोड़ा सा दो बार पढ़ने पे अपने आप समझ आएगा। इसमें यही कहा गया है कि किसी बिंदु x y पर जो रेखा की प्रवणता है dy बाई dx उसका और y का गुणनफल किसके बराबर है, x के बराबर है। तो आपको बिंदु समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु किससे और गुजर रहा है, 0 और -2 से। ये 0 और -2 इसलिए दिया गया है ताकि आप c का मान निकाल सके, जो कांस्टेंट है, समाकलन स्थिरांक है, उसका मान निकाल सके। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। पहले हो जाएगा y dy इज इक्वल टू x dx, समाकलन कर देंगे दोनों तरफ तो हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ठीक है। यह समीकरण बिंदु 0, -2 से होकर गुजरता है। अतः x की जगह 0, y की जगह -2, तो x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह -2, तो -2 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 बाई 2 यानी 2, c का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग दे देंगे समीकरण नंबर 1, c का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहां लिखेंगे, ठीक है। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है इसमें रख दीजिए y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई 2, 2 और 2 कैंसिल, ये हो जाएगा y स्क्वायर
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 या फिर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ आ गई बात? आगे बढ़ा जाए तो सवाल नंबर 18 को हल करेंगे। और सवाल नंबर 18 देखिए क्या है। एक वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु -4 -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगुनी है। तो पहले जो है हम लोग बिंदु एक्स वाई पर रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे। ठीक है, बिंदु एक्स वाई पर रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी? dy बाई dx। ये बात समझ आ रही है? दूसरी बात क्या कही गई? बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु -4 और -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगुनी है। मतलब बिंदु एक्स वाई और -4, -3 से मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता तो बिंदु ये और बिंदु ये से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता जो होती है y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 होता है। तो इसको हम लोग x1 y1 मान लेंगे और इसको हम लोग x2 y2 मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा? y -3 तो +3 बाई x +4। अब इन दोनों बिंदुओं से मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसकी प्रवणता कितनी आ गई? y +3 बाई y +4। ये बात समझ आ गई है? बिंदु x y पर जो रेखा की प्रवणता है वो dy बाई dx है और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की जो प्रवणता है y +3 बाई x +4 है। अब क्या कहा गया है? ये जो रेखाखंड की प्रवणता है यह वक्र के बिंदु ये बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु ये से मिलाना रेखा की प्रवणता की दोगुनी है। यानी यह जो प्रवणता है यह दोगुनी है। किसके दोगुनी है? इस प्रवणता के दोगुनी है। यह जो प्रवणता है इस प्रवणता के दोगुनी है। मतलब dy बाई dx इज इक्वल टू इसके दोगुना 2 इंटू y +3 बाई x +4। ठीक, अब x x अलग y अलग समाकलन कर दीजिए, c का मान निकाल दीजिए, आंसर आ गया। dy बाई पहले तो हम लोग 2 को ही हटा ले तो इधर आ जाएगा 1/2। ठीक है, dy बाई y +3 ये बात समझ आ गई और इधर आ जाएगा dx बाई x +4 या 2 यहाँ ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 इधर ना लाइए, यहीं पे रहेंगे। अब दोनों तरफ समाकलन कर देंगे तो समाकलन करेंगे तो समाकलन क्या हो जाएगा? log y +3 इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा और जब 2 बाहर आ जाएगा तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसका समाकलन ही कर दीजिए log x +4 प्लस c। ठीक है, अब इसी c का मान निकालना है। यह रेखा बिंदु -2 और 1 से गुजर रही है। -2 और 1 से गुजरती है। अतः इस समीकरण में x की जगह -2 और y की जगह 1 हमको रख लेना है। ठीक है, तो रख लेते हैं log y की जगह 1 और x की जगह 2 -2। ठीक, तो ये हो जाएगा log 4 इज इक्वल टू 2 log 4 -2 यानी 2 प्लस c। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं?
देखिए log 4 माइनस 2 log 2 माइनस 2 log 2 प्लस सी। ये सारे के मान जो है, सारे के सारे मान कांस्टेंट है, यानी सी का, इसका भी मान 0, इसका भी मान 0, यानी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, लॉग ये कांस्टेंट नंबर है ना, तो या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। एक मिनट देख लीजिए, थोड़ा सा अगर दिक्कत है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिखोगे, देख लीजिए दिक्कत होगी आपको समझने में थोड़ा सा, इज इक्वल टू सी। तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log 2 माइनस 2 log 2 इज इक्वल टू सी, यानी सी की वैल्यू आ गई 0। सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो सी का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए, समीकरण 1 यही है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा? log y प्लस 3 प्लस 9 इज इक्वल टू, ये देखिए 2 log x प्लस 4, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log x प्लस 4 का पावर 2 प्लस सी, सी की वैल्यू तो 0 हो गई, तो सी की वैल्यू 0 लिखिए चाहे मत लिखिए, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा? log और log कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास? y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, और यही जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा। जो वक्र है, वक्र का समीकरण हो जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो 17-18 कंप्लीट हो गया, क्लियर है सब कुछ। आगे बढ़ा जाए, हम लोग सवाल नंबर 19 कॉल करेंगे। सवाल नंबर 19 है, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है और 3 सेकंड बाद त्रिज्या 6 इकाई हो जाती है, तो 30 सेकंड के बाद गुब्बारे की त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, तो चलिए, गुब्बारा जो है वह एक गोला है, ठीक है। माना कि आंसर है ये, माना कि गुब्बारे का आयतन, आयतन डी है, डी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसकी जो बदलने की दर है वह स्थिर है, यानी dv बटा dt इज इक्वल टू के, कांस्टेंट है, ठीक है। b का मान हम लोग रख लें, dv बटा dt 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू के। अवकलन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई कांस्टेंट है, और आर क्यूब का टी के रिस्पेक्ट में समाकलन, तो आर क्यूब का टी के रिस्पेक्ट में जो सॉरी समाकलन नहीं, अवकलन, तो ये हो जाएगा 3r², फिर r का t के रिस्पेक्ट में, तो dr/dt, ठीक है। और इधर जो है वो तो कांस्टेंट है, के ही रहेगा। हम dr/dt का मान निकालें, या ऐसा कर दें, r है सरल, तो 4/3 पाई, 3 और 3 कैंसिल कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 4 पाई r² dr इज इक्वल टू के dt। अब दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए, ठीक है। तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 पाई, कांस्टेंट बाहर है, आर स्क्वायर का, तो r³/3, इधर के कांस्टेंट है, dt का हो जाएगा t प्लस सी। ये क्या हो गया? 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब सवाल देखिए, आरंभ में, आरंभ का मतलब हो गया t का मान 0 जब था, आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई थी, जब t इज इक्वल टू 0 हो तब r इज इक्वल टू 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी समीकरण में t की जगह 0 रख लेंगे और r की जगह 3 रख लेंगे, तो रख लीजिए, क्या हो जाएगा? 4/3 पाई, t की जगह, r की जगह 3 रखना है, यानी 27 हो जाएगा, इज इक्वल टू के, और t की जगह 0 रखना है, प्लस 3, तो सी का मान मिल जाएगा, तो 9, यानी 36 पाई इज इक्वल टू सी। सी का मान कितना आ गया? 36 पाई, इसमें हम लोग 1 में रखते हैं, सी का मान
समीकरण एक में रखने पर सी का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब के टी प्लस सी का मान 36 पाई। ठीक है, अब जब और 3 सेकंड के बाद त्रिज्या 6 इकाई हो जाती है। जब t इज इक्वल टू 3 है, जब 3 सेकंड है तो त्रिज्या 6 इकाई है। आरंभ यानी t इज इक्वल टू 0 है तो गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है, तो t का मान 3, तब r का मान 6 रखा जाएगा, तो इसमें रखेंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 2, इसको हम लोग कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब 2 में हम लोग t की जगह 3 और r की जगह 6 रखा जाए तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r की जगह 6 का क्यूब, तो 216 हो जाए, हाँ 216 हो जाएगा। और के टी की जगह हम लोग रख लेंगे 3 प्लस 36 पाई, यहाँ से हमको के का मान दिया, तो देखिए काटेंगे तो 3 7 21 3 6, ये हो जाएगा 4 दुनिया 8 4 7 28 पाई, ठीक है, इज इक्वल टू 3k प्लस 36 पाई। ठीक है, यहां से हम के का मान निकालेंगे 428, ये हो जाएगा 288 पाई माइनस 36 पाई को डला देंगे 36 पाई इज इक्वल टू 3k, हटा देंगे तो कितना आ जाएगा पाई 8 हो गया 2 5 और 2 इज इक्वल टू 3k, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई 3 8 24 3 चौके 12, 84 पाई, के का मान कितना आ गया 84 पाई। ठीक है, अब के का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख दें, के का मान यहाँ रख देंगे, पाई तो कैंसिल हो जाएगा तो आर का मान निकल जाएगा। के का मान समीकरण 2 में रखने पर के का मान समीकरण 2 में रखा जाएगा, समीकरण 2 है हमारे पास, देखिए क्या हो जाएगा 4/3 दिख रहा है पाई आर क्यूब इज इक्वल टू के का मान 84 पाई, 84 पाई, ठीक है, और इंटू टी प्लस 36 पाई। ठीक, पाई सब में से कॉमन ले लीजिए तो पाई कैंसिल हो जाएगा सबका, 4/3 आर क्यूब इज इक्वल टू 84 टी प्लस 36। ठीक है, हमको आर का मान निकालना है। देखिए टी सेकेंड के बाद गुब्बारे की त्रिज्या क्या होगी, यहाँ पे शुरू शुरू में क्या दिया है, जब t इज इक्वल टू 0 हो उस समय गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है, जब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के बाद गुब्बारे की त्रिज्या 6 इकाई दी, तो टाइम टोटल कितना हो गया 2 सेकेंड और ये वाला 3 सेकेंड, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 5 सेकेंड। तो हम लोग लिखेंगे t इज इक्वल टू 5 सेकेंड रखने पर 5 सेकेंड के बाद पूछा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 5 सेकेंड रखेंगे तो 4/3 पाई तो कैंसिल हो गया है, आर क्यूब 84 इंटू 5 प्लस 36, 5 चौके 20 5 अट्ठे 40 40 सौ 2 42 36, ये रहेगा 6 3 2 5 4 4/3 आर क्यूब। ठीक है, अब इसका जो मान है t की जगह हमने तो रख दिया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, चलिए देखते हैं। आर क्यूब इज इक्वल टू 4 5 6 इंटू 3/4, 4 से ये कटेगा, एक एक 4 चौके 16, ये जाएगा 3 चौके 12 3
12 4 342। तो 342 का आर क्यूब है, हमको आर क्यूब चाहिए, आर चाहिए, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 342 का पावर 1/3। अब देखिए क्या निकलता है, 342 का पावर है 342, कितने कटा जाए, 2 से पहले एक, फिर 214, अब किससे कटेगा, या आर इक्वल टू तरह छोड़ दीजिए, अगर नहीं निकलता है तो नहीं निकलता है तो छोड़ सकते हैं, या फिर एक और हो सकता है 343 हो जाता है यहाँ पे। थोड़ा सा देख लिया जाए, क्योंकि परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकल रहा है। के का मान 84 टी, के का मान हमने कहा रखा है 84 टी, 36 पाई, पाई सबका कैंसिल हो गया, 4/3 आर क्यूब 84 इंटू टी प्लस 36, ठीक है। आर की टी की जगह हम क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 84 इंटू 5, 4 पचे 20, 5 अट्ठे 40, 40 को 42, 36 जोड़ देंगे तो 6, 3 2 5 4, अब 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, और 3 से इंटू भी करना है, तो 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 1 4, फिर 3 एकम 3, बस आर का मान यही रह जाए, क्योंकि परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकल रहा है। अगर परफेक्ट क्यूब रूट निकलता तो आ सकता था, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकल रहा। अगर 343 होता, 342 की जगह पे 343 होता तो 7 का क्यूब रूट हो जाता, मतलब 7 का क्यूब हो जाता, लेकिन यहाँ तो परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकल रहा है, तो आप यही रख के आंसर छोड़ सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं लगभग 7 लिखा है, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट अगर एक और रहता वहां पे 3 हो जाता, 343 तो 7 निकल जाता, तो आप लगभग 7 कह सकते हैं, या फिर यहीं पे आंसर आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 जो है वह भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, हम लोग सवाल नंबर 20 को करेंगे, और सवाल नंबर 20 के ही जैसे आप सवाल नंबर 21 और 22 को भी सॉल्व कर सकते हैं, काफी आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से सवाल नंबर 20 किए जाएंगे, सवाल नंबर 21 और 22 भी आप उसी तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 20। किसी बैंक में मूलधन की किसी बैंक में मूलधन की 8% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 8%, सवाल में लगा कुछ छूटा है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि, मूलधन की वृद्धि, यहाँ वृद्धि छूटी है, मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक दर से होती है। यदि 100 रुपए 10 वर्षों में दोगुने हो जाते हैं तो आर का मान ज्ञात करें। यदि log 2 का मान 0.6931 दिया हुआ है तो देखिए, माना कि आंसर, माना कि मूलधन P है, ठीक है, तो दर, मूलधन में जो वृद्धि होती है, तो मूलधन में वृद्धि, मूलधन में वृद्धि किस तरह से होती है, मूलधन की 8% वार्षिक दर से, तो मूलधन में वृद्धि डीपी बाई dt मान सकते हैं कि नहीं। मूलधन में वृद्धि को हम लोग टाइम के हिसाब से न मानेंगे, तो मूलधन में वृद्धि हो गई dt बाई dt। अब ये किस तरह से हो रही है, किसके बराबर, मूलधन की 8% वार्षिक दर से, यानी मूलधन की 8% वार्षिक दर से इस तरह से वृद्धि हो रही है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, dp बाई dt इज इक्वल टू p की का मतलब इंटू r/100,
यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, पी आर बाई 100। इसका मतलब है डीपी बाई dt इज इक्वल टू पी आर बाई 100। ठीक है, अब पीपी को एक साइड कर लेते हैं और टी वाले को एक साइड, तो ये क्या हो जाएगा, डीपी बाई पी इज इक्वल टू आर बाई 100 इंटू डी टी। ये लाइन समझ आई है? क्या किया गया है, डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू पी आर बाई 100 है, पी को हमने पी के नीचे ला दिया, इधर के आर बाई 100 इंटू डी टी। दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log p और इसका समाकलन, ये तो कांस्टेंट है, r बाई 100 को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, समाकलन हो जाएगा किसका, dt का, ये प्लस c, ये हो जाएगा log p इज इक्वल टू r बाई 100 इंटू t प्लस c। ठीक है, अब देखिए क्या है, जब किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक दर से यदि 100 रुपए 10 वर्षों में दोगुने हो जाते हैं, तो 100 रुपया 10 वर्षों में दोगुना हो रहा है, यानी 10 वर्षों में जो मूलधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। प्रारंभिक में, शुरू में जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, तब p का मान कितना था, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, शुरू में 100 रुपया 10 वर्षों में दोगुना हो रहा, तो 10 वर्ष के बाद या 10 वर्ष के बाद जो मूलधन होगा वो तो 200 हो गया। लेकिन शुरुआती दिनों में जब t का मान 0 था, उस समय मूलधन कितना था, 100 रुपए था। तो जब t इज इक्वल टू 0 हो तब p इज इक्वल टू 100 रुपए। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं, देख लीजिए आपको। ठीक है, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट, हम लोग c का मान निकालेंगे, तो p की जगह 100 रखेंगे और t की जगह 0 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना पड़ेगा आपको, ये लॉग के टर्म में है, तो ये जो c है ना कांस्टेंट है, इसको हम लोग लॉग के टर्म में रखेंगे, लॉग c, यहाँ भी लॉग c ही रखिए। ठीक है, अब हमको log c का मान या कहा जाए c का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस log c को इधर ला दीजिए, log c को इधर लाइए, तो ये क्या हो जाएगा, log t, देख लीजिए आपको दिख रहा है, log c इज इक्वल टू r बाई 100 इंटू टी। ठीक, इसको आप p बाई log, इसको इस तरह लिख सकते हैं, log p बाई c इज इक्वल टू r बाई 100 इंटू टी। ठीक है, दिख रहा है आराम से। यहां से अगर ये log आप हटाना चाहते हैं, अगर यहां से आप log हटाना चाहते हैं तो ये log हट जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, यहीं पे कर देते हैं, हो जाएगा, ये ऊपर कर देगा, रहने दीजिए, ऊपर करते हैं। यहां से अगर log आप हटाएंगे तो p बाई सी इज इक्वल टू ई के पावर, ये पूरा आ जाएगा, ई के पावर पूरा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से log हटा रहे, तो क्या हो जाएगा, p बाई सी इज इक्वल टू, log हमने हटा दिया तो ये चीज पूरा ई का पावर बन जाएगा, ई आर बाई 100 इंटू टी। अब p की वैल्यू निकालनी है तो c इंटू ई के पावर आर टी बाई 100। अब जब t इज इक्वल टू 0 हो तब t इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहाँ पे रख लीजिए t का मान 0, t का मान 100 और t का मान 100, t का मान 0, तो t की जगह पे 100 रख लीजिए और c e के पावर, t की जगह पे 0 रखने से टोटल 0 हो जाएगा। अब इसका मान 1 हो जाता है, यानी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। c की वैल्यू कितनी आ गई, तो c की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 100। ठीक है, अब c की वैल्यू 100 आ गई, तो इसको दे देते हैं ना, इसको ना दीजिए, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर c का मान समीकरण 1 में रखा जाए तो p बराबर क्या हो जाएगा, 100, और c का मान तो 100 मिल ही गया है,
ठीक है, e के पावर RT बाई 100। क्लियर है? जब t इज इक्वल टू 10 साल हो तब t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, क्योंकि 10 वर्षों में जो मूलधन है वो दोगुना हो जाता है। तब यहाँ पे हम लोग रखेंगे 200 और यहाँ जो t है उसकी जगह रखेंगे 10। तो ये क्या बन जाएगा 100 इंटू ई के पावर r इंटू 10 बाई 100। ठीक है, 10 से 0 कैंसिल हो गया। यहां से ऐसा कर लेते हैं 200 बाई ये 100 नीचे आ जाएगा, इधर क्या बचेगा ई आर बाई 10। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है ना? अब देखिए यहां से करते हैं, कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू ई के पावर r बाई 100 r बाई 10। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने लॉग हटाया था तो ये सारा चीज जो है ई का पावर बन गया था। वहां पे ई हटाना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये ई हट जाए तो लॉग इधर जुड़ जाएगा, यानी लॉग 2 इज इक्वल टू r बाई 10। इतनी बात तो बता रही है। यहाँ देखिए लॉग हटाएंगे तो ई जुड़ गया, वहां पे ई हटेगा तो लॉग जुड़ जाएगा। अब लॉग 2 का मान दिया हुआ है, लॉग 2 का मान इतना 0.6931 इज इक्वल टू r बाई 10। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6931 बाई 10,000। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा r बाई 10, 1010 कैंसिल, यानी r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.931। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.931, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 6.93%। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 6.93%। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो है वह भी कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 21 और 22 इसी तरीके से लगाएंगे आप, और लगा के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये सवाल आपसे हुआ या नहीं। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको फिर से बना दूंगा 21 और 22। ठीक है, और इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज 9.3 है वो भी आज खत्म हो गया। और आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग फिर कल नए वीडियो के साथ आएंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि जितना भी ज्यादा हो सके मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे अपनी कमियों का एहसास हो सके और मैं उस कमियों को दूर कर सकूं। ठीक है।